बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ट पेपर कैसे तैयार करें, कैसे पढ़ने चाहिए, याद रखने का तरीका क्या है। अक्सर बच्चे यही सवाल पूछते हैं बार बार। आप लोगों की डिमांड भी थी कि सर हमें ज़रा गाइड करें कि किस तरह से पास्ट पेपर को तैयार करना चाहिए। तो ये एक पेपर है, आज हम ज़रा इसे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा मैं आपके साथ कि किस तरह से आपको इसे पढ़ना चाहिए। हर किसी की अपनी एक तरतीब होती है, लेकिन मेरा जो तरीकाकार था वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मेरे ख्याल से इफ़ेक्टिव जो मेथड है पास्ट पेपर को तैयार करने का वो यही है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक तो आप सबको मुबारकबाद, आखिरकार 3-4 महीने के गैप के बाद जनरल अजीज़ साहब जो हैं उनका नोटिफिकेशन हो गया है पीपीएससी के चेयरमैन के तौर पे। इंशाल्लाह 2-4 दिनों में वो चार्ज भी संभाल लेंगे और फिर एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएंगे। आप लोग अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करें। बेटा ये पेपर है इंस्पेक्टर एंटी करप्शन का, 2020 में ये एग्ज़ाम हुआ था। 5 सीटें थी इसकी, 85 पे मेरिट रुका था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये एग्ज़ाम पास था। मैंने इसका इंटरव्यू भी दिया था और इसकी जो लिस्ट है मेरे फेसबुक जो आईडी है मेरे नाम से ही है, वहाँ पे भी मैंने अपलोड की हुई है। तो इसे ज़रा हम डिस्कस करते हैं कि आप लोग किस तरह से पास्ट पेपर को तैयार कर सकते हैं, टाइम कैसे बचाना और एक लंबी अरसे के लिए आपने कैसे इसे याद रखना होता है। बड़ा ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एमएस पावर पॉइंट व्यू। कौन सा नहीं है। इसमें आपने आंसर की तरफ नहीं जाना है क्योंकि ये बहुत पुराना है, तो वहीं से मैंने एक तस्वीर ली है। तो स्लाइड व्यू बेटा होता है जिसे हम नॉर्मल व्यू कहते हैं। उसके बाद स्लाइड शो व्यू भी होता है जिसमें एक एक स्लाइड पूरी हमें नजर आ रही होती है। तो ओरिएंटेशन व्यू बेटा नहीं होता है, मुझे तो नहीं मिला है अभी तक। अगर आपको मिला हो तो चले, मेरे नॉलेज में भी इजाफा कीजिएगा। और प्रेजेंटेशन व्यू भी बाकायदा नहीं होता है। प्रेजेंटर के तौर पे मेरे ख्याल से इन्होंने कुछ अब ऐड किया है प्रेजेंटर के नाम से, मैं चेक कर रहा था, लेकिन प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन व्यू या ओरिएंटेशन व्यू मुझे नहीं मिला है पेपर में। तो इसमें कुछ मिस्टेक्स जो है, प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी होती हैं। इनकी इम्तियाज शायद साहब की तरफ से भी, इंसान है आपको पता है, वहां से भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। मेरे ख्याल से ये दोनों ऑप्शन उसमें नहीं होंगे पेपर में, दोनों में से एक कोई ऑप्शन होगा। तो इसका जो सही आंसर है ओरिएंटेशन व्यू सबसे बेहतर है। अगर ओरिएंटेशन व्यू भी ऑप्शन में नहीं है फिर आप प्रेजेंटेशन व्यू की तरफ जा सकते हैं। तो एक तो आपने देखा, एक तो कुछ लोग पता भी क्या करते हैं, वो ये करते हैं, ये एक सवाल उठाया उसी के ऊपर बैठ जाएंगे, उसकी टाइम लगा देंगे, 5-7 मिनट एक सवाल पे लगा देंगे। अगर आप बेटा इस तरह से करेंगे तो मुझे बताएं, इतने सारे पेपर हैं और एक पेपर में 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन पे अगर आप 1 मिनट भी लगाए ना, 1 मिनट, फिर भी आपके तकरीबन 1.25-2 घंटे बनते हैं। तो अगर 2 घंटे में आप एक पेपर करेंगे तो बेटा आपको बहुत देर हो जाएगी। तो बताने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं करना कि आप पहली रिवीजन में या पहले जो है ना जब आप किताब लेके आएंगे और आके जो है ना बैठ जाए उसके जो है ना ऑप्शंस को भी सर्च करना और सवाल को भी सर्च करना, बेटा अपना टाइम वेस्ट करेंगे आप। एक सवाल जब आपका, एक पेपर जब आपका हो गई 2 से 3 घंटे में, मुझे बताएं आगे पढ़ने को आपका दिल करेगा? आपके लिए एक बर्डन, एक बोरिंग हो जाएगा। तो आपने इस तरह नहीं करना, पहले जो सवाल दिया गया है उसी को तैयार करना है। मिसाल के तौर पे कि यार ये सवाल था, उसको आपने क्या किया, डायरेक्ट जो है ना जवाब तैयार कर लिया। ओरिएंटेशन व्यू नहीं होता है, बस इतना सा। आगे चले जाएं। दूसरा सवाल है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ रूथलेस। रूथलेस आपको पता है बेरहम को कहती हैं। इसका जो एंटोनेम है वो कंपैशनेट है, रहम दिल आप इसे कह सकते हैं। तो आप क्या करें, यहीं पे लिख लें रूथलेस बेरहम और यहां लिख लें रहम दिल। बस इसे आपने ऐसे ही याद करना है, बजाय कि आप ये 4 बाकी जो है ना याद करने बैठ जाए। कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन आपने पहले रिवीजन में ये काम नहीं करना है। पहले रिवीजन में आपने इस तरह से करते जाना है। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि यहाँ पे मेरा जो है ना जी सर्कल लगा हुआ है, ये मेरा अपनी बुक से मैंने पेपर लिया है, सर्कल लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है सर्कल, इसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये है कि मुझे पता है यार ये सवाल तो मुझे आता है, इसका भी मुझे पता आता है, इसे भी आता है, मैंने उसे छेड़ा ही नहीं है, मैंने पढ़ा देखा यार ये तो मुझे आता है, मैं इस पर क्यों टाइम जाए करूं। मैं आगे निकलता गया, जो सवाल मुझे लगता है कि यार ये मुझे दोबारा से रिवाइज करना चाहिए, मुझे भूल जाएगा पेपर तक, या मैंने इसे सर्च करना है, मुझे समझ नहीं आ रही कि यार रूथलेस का मतलब क्या होता है। अभी मैंने पेपर करने, अभी सर्च करने बैठ जाऊंगा, मोबाइल उठाऊंगा, उसमें टाइम जाया हो जाएगा। मैंने अभी क्या किया, उसे सर्कल किया
और उसका जो सही आंसर था उसे भी सर्कल किया, या मैंने इसे सर्च कर रहा था, मुझे इसका जो जवाब था सही, मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं था बुक पे, मैंने कहा कि यार ये इसका जवाब नहीं हो सकता, ये गलत हो सकता है, मैं इसे बाद में सर्च करूंगा। तो मैंने क्या किया, उसे सर्कल कर लिया। इस तरह से सर्कल करने के बाद मैं आगे चला गया। इस तरह से मैं पूरा पेपर करता चला गया। अब यहाँ भी देखिए, आपको तकरीबन कोई 10 के करीब जो है ना क्वेश्चन है इस पेज के ऊपर जो आपको सामने नजर आए, जिसमें से 4 सर्कल हुए हैं। इमाम मालिक के बारे में जिस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पे देखें कि इमाम मालिक साहब जो है ना जी, ये कब फौत हुए जी, 179 AH में। आप गए, सर्कल कर दिया। जब सर्कल मैंने कर दिया तो इसे आगे चल के मैं आपको बता दूं क्यों सर्कल किया है, आगे चल के आपको मैं बता दूं आपने किस तरह से फिर इसे आगे लेके चलना। इस तरह से बाकी भी पेजेस हैं, उस पर हम टाइम नहीं वेस्ट करते। अब मैंने सर्कल करने के बाद आप ये देखें, जरा पेज देखें, ये मेरा रजिस्टर था, ये मेरा रजिस्टर था। आपको राइटिंग शायद समझ नहीं आ रही होगी। देखिए मैंने अब ना यहाँ राइटिंग पे टाइम जाया किया, ना मैंने जो है ना जो उसके स्पेलिंग पे टाइम जाया किया, ना मैंने पूरी स्टेटमेंट लिखी, ना मैंने उसके 4 ऑप्शन लिखे। अब वो जो सवाल मैंने सर्कल किए थे, रूथलेस था पहला पहला, इधर मैंने क्या लिखा, रूथलेस लिखा है। आगे मैंने लिखा एंटोनिम, उसका क्या है जी, कंपैशनेट। ऑप्शन भी मैंने छोड़ दिए, दरमियान में जो स्टेटमेंट के ऊपर टाइम लगाना था वो भी खत्म कर दिया। इस तरह से क्या हुआ, मेरा टाइम बच गया। अब वो 100 सवाल थे, 100 सवाल को पढ़ने में मैं 30 सेकंड भी लगाता तो फिर भी 50 मिनट में होने थे, तकरीबन 1 घंटे में। अब मैंने क्या किया, जब वहां सर्कल कर लिया, एक दफा मेहनत तो मैंने करनी थी, एक दफा मैंने सर्कल कर लिया। अब मैंने क्या किया, रजिस्टर उठाया अपना, रजिस्टर उठा के जो सवाल मैंने सर्कल किए थे, जो मुझे भूल जाने थे, जो मुझे आता है, मैं उसमें क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं। मिसाल के तौर पर 100 सवाल थे, अभी हम देखेंगे हम कितने 12 सवाल बने हैं, तो जो बाकी हमारे पास 88 क्वेश्चन थे, मैं उस पर क्यों टाइम जाया करूं। मैंने उन्हें छोड़ दिया है, मैंने रजिस्टर के ऊपर, और फिर उसके बाद वो जो स्टेटमेंट थी वो भी स्टार्ट कर दी अपनी तरतीब से, जो स्टेटमेंट मेरे माइंड में याद रहनी थी। रूथलेस लिखा, यहाँ पे उसके सामने एंटोनियम लिखा, कंपैशनेट लिख दिया। अब आगे चला हूं मैं, इमाम मालिक साहब का सवाल आ गया, ये कब फौत हुए जी, 179 में। अब आपको क्या लगता है, ये जो इतने सारे सर्कल हुए पड़े हैं, ये कितनी बार मैंने पढ़ा हुआ। इस तरह से वो जो 10-12 क्वेश्चन थे 100 में से, वो यहां आ गए रजिस्टर पे, और ये कितने बने टोटल, ये बने जी टोटल आपके 12, 13 और 14 क्वेश्चन। 100 से मैं आ गया 14 क्वेश्चन पे। अब अगर मुझे पूरे पेपर को दोबारा से रिवाइज करना पड़ता तो दोबारा से मैंने 1 घंटा कम से कम लगाना था। लेकिन अगर जब मैं उठाऊंगा अपना रजिस्टर, किताब को मैंने रख दिया साइड पे, किताब को मैंने फिर छेड़ा ही नहीं है, तो जो चीज वहां से मैंने निकालनी थी वो निकाल ली, फिर मेरी अपनी हैंड राइटिंग है, ठीक हो गया। अब मैं जब इसे रिवाइज करने लगूंगा, 14 सवाल है, ये मैं 8 से 10 मिनट में रिवाइज कर लूंगा। फिर 1-2 दिन के बाद फिर मेरा ख्याल आया कि मैं ये रिवाइज करने चाहिए, फिर वो 8-10 के बजाय 5 मिनट में रिवाइज हो जाएंगे। एक टाइम आएगा, मैं जब पढ़ूंगा ना, यहाँ पे अल फलाह बैंक फौरन मेरे ध्यान में आएगा, उसकी बिल्डिंग की तरह जी लाहौर में। जवाब मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, या मैं इस तरह कर सकता हूँ, मैं हाथ रख सकता हूँ, मैं कहता हूँ जी अल फलाह बिल्डिंग, हाँ जी, क्या जी, लाहौर में है। हाँ जी, इमाम अबू हनीफा साहब कब जी पैदा हुए, 699 में। मतलब इस तरह से जो है ना, वो पूरे का पूरा जो पेपर था ना, मुझे अजबर याद हो गया। कोई 10 से 15 20 30 दफा इसे आप इस तरह से रिवाइज करें। असल में टाइम अपने सेव कर रहा हो, दूसरा बार बार रिवीजन करनी होती है। जब आप एक रिवीजन ही 2 घंटे में करेंगे, दोबारा रिवीजन के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते हैं। तो कम से कम मैं जब आपको कहता हूँ 40-50 रिवीजन किया करें किताब की, क्यों कहता, वो ऐसे कहता हूँ आपको मैं। एक दफा तो आपका टाइम लगना ही लगना, 1 महीना कम से कम लग जाएगा पहले रिवीजन में, जब आप उसे सर्कल भी करेंगे, रजिस्टर पे लिखेंगे भी सही, जब आप लिख लेंगे फिर आपने उसे पढ़ना है। अब आपका क्या ख्याल है, ये आपने ब्लैक पेंसिल देखी है, यहाँ पे रेड पेंसिल देखी है, और रेड भी कई दफा फ्री है और ब्लैक भी कई दफा ऐसे ऊपर से सर्कल की हुई है। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं रिवीजन करता था, मुझे पता था कि यार कागजी घाट मुझे भूल जाएगा। ये कागजी घाट जो है किसने लिखा है जी, खालिद हुसैन साहब ने। अब ये सवाल देखें जरा, कागजी घाट वाला सवाल देखिए, ये है जी हमारे पास क्वेश्चन, खालिद हुसैन का नावल दर्ज झेल में से कौन सा है। अब ये पूरी स्टेटमेंट थी। अब स्टेटमेंट को पढ़ने में मुझे टाइम लगा, फिर 4 ऑप्शन को देखने में मुझे ऑप्शन टाइम लगा। अब मुझे पता है कि मैंने कैसे याद रखना है। मैंने पहले कागजी घाट लिखा, उसके बाद लिखा जी खालिद हुसैन। यार कागजी घाट जो है ना, फिर अपना कोई भी आपके माइंड में हिंट बनता है उसे बना के याद रख ले। मतलब ये है कि टाइम भी आपने बचाना है और रिवीजन भी बार बार करनी है। कागजी घाट मुझे भूलना था, मैंने पहले कागजी घाट लिखा, खालिद हुसैन को मैं बाद में ले गया।
मतलब बताने का ये है। इस तरह से मीरा जी का पेपर में क्वेश्चन अक्सर बनता है जी, 1949 में हमारे कहाँ दफन है जी, बंबई में दफन है। इस तरह से आपने इन्हें बार बार करना है, वो 40-50 बार करना है। फिर जब आप ये कर लें फिर आप इनकी सर्चिंग भी करते। अब रजिस्टर पे जब आप आ गए ना बुक से, फिर आप इसकी सर्चिंग करें, फिर आप उसके राइट लेफ्ट वाला क्वेश्चन भी ऐड करना चाहें तो करें। इस तरह से आप करते जाएं और कभी और बार बार रिवाइज करते जाएं। 40-50 बार रिवीजन का मतलब ये होता है। पहली दफा रिवीजन में आपको टाइम मिलेगा, अगली दूसरी जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको मैक्सिमम 8 से 7 दिन लगेंगे, 10 दिन लग जाएंगे, या चले 15 दिन लग गए। 30 के बजाय पहली रिवीजन आपकी 30 दिनों में होगी, दूसरी रिवीजन आपने 20 दिनों में कर ली, तीसरी रिवीजन आपकी 15 दिनों में होगी, चौथी रिवीजन आपकी 10 दिनों में होगी, फिर आप 5 दिन में पूरी बुक रिवाइज कर रहे होंगे। इस तरह से जब आप बार बार रिवाइज करेंगे ना, कमीशन की एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये होती है कि आपने रिवीजन करनी होती है। आपने बार बार चीजों को रिवाइज करना होता ताकि आप पेपर में जाके बैठे तो भूले ना हो, गलती ना हो, गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो इस तरह से आप 2023 के पेपर करें, मैं अक्सर कहता हूं। फिर आप 22 के अच्छा कुछ लोग 23 के करेंगे, 21 तक 20 तक चले जाएंगे, वो इस तरह ना करें। पहले 23 को शुरू किया, 23 को एकदम अच्छी तरह से खंगाल लें, 23 का चैप्टर मुकम्मल तौर पर क्लोज करके फिर 22 की तरफ जाए। फिर 22 का चैप्टर जब क्लोज हो जाए, इसमें से एक सवाल भी आपसे पूछा जाए बगैर ऑप्शन के, आपने इस तरह से तैयार करना है कि आपको 4 ऑप्शन की जरूरत ना पड़े। जब आपको एक सवाल भी आपका वहां से गलत ना हो, फिर आप आगे चले जाए 22 की तरफ। जब वो हो जाए इस तरह से 8-10 दिन में हो जाएगी, फिर आप चले जाए पीछे की तरफ 21 की तरफ। ये 3 सालों को तो जरूर करें ना, क्योंकि 21 से जो था, जो डेटा बैंक था कमीशन ने वो चेंज किया था। उसके बाद फिर आप 20 वाले भी कर ले, 19 वाले, अगर आपके पास टाइम है 19 वाले भी कर ले। तो पास पेपर को तैयार करने का जो सही तरीका है मेरे ख्याल से वो ये इफेक्टिव है। बाकी आपके अपने तक कोई इससे अच्छा कोई तरीका है तो उसे अडॉप्ट करें, लेकिन पढ़े जरूर। पढ़ने के हवाले से मैं आपको कहता हूं कि आप पढ़ना तो आप नहीं है ना। अगर आप ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं जी बस हाँ पेपर पास हो जाएगा, उस अकेडमी में चले जाएं, इस अकेडमी में चले जाएं, इस तरह से अगर आप कर लेते हैं ना बेटा, और अपना जो आपका पोर्शन वीक है, इसके अलावा आपने देखना है कि यार आपकी मैथ वीक है, आपकी इंग्लिश वीक है, उसके ऊपर अलग से काम कर लें। ये 2 काम अगर आप कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका कोई एग्जाम फेल नहीं होगा। लेकिन मसला ये है, ये करेगा कौन? ये वही करेगा जिसने सीट लेनी है, जिसे सीट चाहिए। तो बजाय आप देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पिछले 1 साल 2 साल 3 साल से वो तैयारी कर रहे हो। 3 साल गुजर गए, पता भी नहीं चला। जैसे 3 साल गुजर गए, जिस तरतीब से आप चलते रहे उसी तरतीब से आगे भी कई 3 साल गुजर जाएंगे। तो थोड़ा सा सीरियस हूं और अपनी जो तरतीब है, जो प्लान है प्रिपरेशन का, उसे रिविजिट करें कि यार ये जो मैंने तरीका अपनाया था तैयारी करने का, ये इफेक्टिव भी है, मुझे कुछ दे भी रहा है, मुझे उसका फायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या मैं इस तरीके को अडॉप्ट करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच सकता हूं? क्या मेरा एग्जाम शॉर्टलिस्ट हो सकता है? इस तरीके से अपना खुद का एनालिसिस करें और अपना प्राइम टाइम निकालें। प्राइम टाइम होता है वो टाइम जिसमें आपका माइंड एक्सेप्ट करे। कुछ लोग ये बैठ के नजर लगाते हैं मैंने 4 घंटे पढ़ना है, अब उनके दिमाग में कोई चीज जा रही है नहीं जा रही है, याद हो रहा है नहीं हो रहा, वो बैठा हुआ है जबरदस्ती। इस तरह भी नहीं पढ़ना। आप सारे माशाल्लाह मैच्योर लोग हैं, हमेशा उस वक्त पढ़ा करें जब आपका माइंड फ्रेश हो, जब जो आपका प्राइम टाइम हो, जिसमें आप लोग, आपका जो दिमाग है वो चीजों को एक्सेप्ट कर रहा हो, उस टाइम में पढ़ें और चीजें आपको याद रह जाएंगी। और डेली का आप 4 से 5 घंटे कम से कम ये करें। 4 से 5 घंटे में तो आप इस तरह से 50 पेपर कर सकते हैं, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। 4 से 5 घंटे एनफ टाइम है। अगर आप हर रोज इतना टाइम निकाल लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह जरूर रिवार्ड मिलेगा। दूसरा, कुछ बच्चे समझते हैं कि जी आप मेहनत करते हैं तो सीट कोई और ले जाता है। बेटा आपकी सीट कोई नहीं ले जा सकता। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी कर रहे हैं, आपकी मेहनत कोई ले जा ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक ने अपनी किताब कुरान पाक में अपना असूल बताया है कि इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसकी वो जुस्तजू करेगा। अल्लाह के कानून ये तो नहीं है कि एक टाइम के लिए थे या एक कौम के लिए थे। इंसान का कहा गया, उसमें मुसलमान भी है, गैर मुस्लिम भी है, उसमें हर दौर के लिए कहा गया है। ये नहीं है कि 1000 साल पहले ये असूल वैलिड था, आज वैलिड नहीं है, ऐसा नहीं है। हर दौर के लिए है। वो कैसे अपने असूल से फिर सकता है? फिर आपकी मेहनत वो कैसे जाया कर सकता है? ये उसके शान शान नहीं है। तो मेहनत करते जाए, रिजल्ट अल्लाह ताला की जात पे छोड़ते जाए। आपका काम तैयारी करके एग्जाम में जाके बैठना है। रिजल्ट कब आ रहा है, सीट कब आ रही है, इस चीज को भूल जाए।
मुझसे अक्सर बच्चे पूछते सर फला सीट कब आ रही है, भाई मैं चेयरमैन लगा हुआ हूँ पीपीएससी का, या मेरे पास कोई गायब का इल्म है। जो चीज अपकमिंग में हो सकता है, अगले हफ्ते आ जाए, हो सकता है 1 साल के बाद है। बस समझ, फला एग्जाम कब हो रहा है, तो मुझे भी कमीशन की वेबसाइट से ही पता चलता है। हाँ, कहीं से कभी कोई खबर आ जाती है, इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो हम खुद ही आपके साथ शेयर कर देते हैं। आप लोगों के लिए ही हम बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों से बाहर निकले जी, और तैयारी पे फोकस करें। जो सीट आ रही है जिस पे आप एलिजिबल हैं, चाहे आपने जॉब करनी है नहीं करनी, अच्छा करनी ना करनी का सवाल तो बाद में उठता है, बाद में पैदा होता है। जब आपकी जॉब हो जाती है फिर आप सोचा करें, अक्सर फीमेल्स पूछने सर ये फीमेल के लिए जॉब कैसी है, वही आप तैयारी करके पहले सीट ले तो लें। जब आपको सीट मिल जाए फिर फैसला कर लीजिएगा कि हाँ जी ये सीट मेरे लिए ठीक है, मैं ज्वाइन करूं या ना करूं। जब आप तैयारी करके एक पेपर एग्जाम पास करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, एक रिकमेंडेशन होगी, 2 होगी, 3 होगी, वो जो डिजायर सीट थी जिस पे आप जाना चाहते थे वो भी उसमें आ जाएगी, उसमें भी आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। अगर आप उसी सीट को लेके बैठे रहेंगे जी वो मैंने एग्जाम देना है बस, आपका कभी नहीं पास होगा। हो सकता है किसी का तुक्का लग जाए और हो जाए, 99% लोगों का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं थी पहले से। बाज़ दफा इंसान की तैयारी बहुत अच्छी होती है, वो एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाता। एग्जाम के हवाले से मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि 4 से 5 नंबर आपने एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ के निकालने होते हैं। आपके जो कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं, आपने अपने आप अपना जो मतलब है कि हवास हैं वो वहां पे रखने होते हैं। मतलब आप हाजिर दिमागी के साथ पेपर को सॉल्व करते हैं, ब्लंडर नहीं करने होते। अक्सर लोग 4 से 5 ब्लंडर कराते हैं, वो मेरिट से बाहर चले जाते हैं, हालांकि उनकी बहुत अच्छी तैयारी होती है। तो ये ब्लंडर कैसे कम होंगे? बार बार एग्जाम देने से होंगे। बार बार आप एग्जाम में जाके बैठेंगे, एनालिसिस करेंगे, और पेपर देने के बाद आके मार्किंग क्या करें। मैं हमेशा अपनी मार्किंग क्या करता था, और कम से कम मार्किंग क्या करें। ये ना कि अगर मेरे ये 60 बन रहे हैं, 60 आ जाए, कम से कम मार्किंग यार, कम से कम मेरी लाइन 50 पे खड़ी है, 50 से 49 नहीं हो सकते, 50 से 55 हो सकती है। इस तरह से मार्किंग क्या करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 30 से ज्यादा खुद रिटर्न के एग्जाम क्लियर किए, 84, 85, 87। इंस्पेक्टर एंटी करप्शन का मेरा 85 पे रुका था, मेरे 87 पॉइंट समथिंग थे मेरे ख्याल से। मैं इसमें शॉर्ट लिस्टेड था, मैंने जो लास्ट मार्किंग की थी वो 85 पे आगे की थी। यार मेरे 85 से कम नहीं आएंगे, लेकिन इसका मेरिट भी मुझे था कि 86, 87 तक रहेगा। मेरिट का अंदाजा हो जाता है, 5 सीटें थी, इसलिए इंसान को पता होता है, जो परफॉर्म करके आता है उसके मेरिट का भी आइडिया हो जाता है। जब रिजल्ट आया तो मुझे तो था कि यार शायद मैं बाहर निकल जाऊंगा, 1 नंबर से ऊपर या नीचे इस तरह से हो जाएगा। 86, 87 तक मेरिट की उम्मीद थी हमें, अगर मेरिट रुका 85 पे, वो 1.5 से 2 नंबर थे मुझे एक्स्ट्रा मिल गए वहां पे। मतलब मेरी मार्किंग से, मेरी उम्मीद से ज्यादा थे वो, तुक्के लग गए, इस तरह समझ ले आप। तो मतलब इस तरह से अपना एनालिसिस खुद क्या करें, यार इसमें फला ब्लंडर मुझसे हुआ, अगली दफा ये नहीं होना चाहिए। अगली दफा भी अगर वही ब्लंडर कर रहे हैं तो फिर तो आपका कोई फायदा नहीं होगा ना प्रिपरेशन करने का। तो इस तरह से बेटा करते जाएं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं, हम आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि यार इस तरह से करें। अगर आपने फैसला कर ही लिया है कि जी आपने सीट लेनी है कमीशन के जरिए प्रिपरेशन करके, तो फिर अपनी सारी एनर्जी लगा दी इधर, फिर बाकी चीजें छोड़ दें कुछ दिनों के लिए। पहले भी आपने 2-3 साल ज़ाय कर दिए, मजीद 2-3 साल ज़ाय करने के लिए आपके पास है नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है मेरिट बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, नई जनरेशन आ रही है। जो नई जनरेशन आ रही है, नए लोग जो आ रहे हैं, अब निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से, वो बहुत आगे हैं हमसे या आप लोगों से, जो पुराने बाबे बैठे हुए हैं उनसे। वो एक नई जनरेशन है, उनका पिकिंग लेवल ही कुछ और है, उनकी बेसिक्स बहुत अच्छी हैं। आपने देखा है कमीशन ने क्या किया है, कमीशन ने सारा फोकस मैथ और इंग्लिश के ऊपर कर दिया है। बाकी चीजें तो सारे हर बंदा रट्टा लगा के आ जाता है, हिस्ट्री भी, जीके भी, बाकी चीजें भी। अब जिस बच्चे की मैथ और इंग्लिश अच्छी होगी वो एग्जाम में शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। तो कोशिश करें मैथ और इंग्लिश पे भी टाइम लगाएं। फिर आप लोगों के पास वेस्ट करने के लिए टाइम है नहीं, स्पेशली जो पुराने लोग बैठे हुए हैं, तो वो थोड़ा सा फोकस करें और अब अपना जरा बूट कस लें। क्योंकि अभी जो है ना, ज्यादा नहीं तो 15-20 दिन या 1 महीने के बाद एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो इसमें अपनी रिवीजन करें और तैयार रहें। अल्लाह आपको कामयाब करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ये मेथड अगर आपको अच्छा लगे कि इस तरह से अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें, अपना फर्ज समझ के। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी का कोई फायदा हो जाए, उसका अजर इंशाल्लाह आपको भी मिलेगा। आज के लिए इतना ही बेटा, अल्लाह हाफिज।